एक हिडन कैमरा के जरिए दिनेश अमरीश की सारी बात लाइव टेलीकास्ट करवा देता है, जिससे उसका भांडा फूट जाता है और पूरी दुनिया के सामने अमरीश की सारी सच्चाई आ जाती है। अमरीश के बंगले को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे अमरीश बौखलाहट में रिवॉल्वर शिखर पर तान देता है। तभी वहां रवि और बबीता आ जाते हैं और शिखर को जरा सी चोट आने पर अमरीश को जान से मार देने की धमकी देते हैं। बेबस और हारे हुए अमरीश के पास और कोई चारा नहीं बचता, तो वो रिवॉल्वर जमीन पर फेंक कर अपने हाथ ऊपर कर लेता है। सही समय पर समझदारी काम में लाए हो अमरीश। रवि अमरीश पर बंदूक ताने हुए उसके करीब बढ़ता है, जिससे अमरीश कोई होशियारी ना करे। बबीता इतने में शिखर और दिनेश के हाथ खोल देती है। क्या सही समय पर एंट्री लिया रवि तुमने तो हमारी जान ही बचा ली। दिनेश अपनी कलाइयों को मसलता हुआ रवि और बबीता से कहता है। शिखर, जिसके सामने ये सब इतनी तेजी से हुआ होता है, शांत खड़ा था। उसके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इतना सब बिना उसकी जानकारी के कैसे और कब प्लान किया गया। शिखर कभी रवि की तरफ देखता, कभी बबीता की तरफ और कभी दिनेश की तरफ। वो जितना चौंका हुआ था उतना ही सबका शुक्रगुजार भी था। रवि दिनेश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। रवि की बात सुनकर दिनेश हंसने लगता है और शिखर के कंधे पर हाथ रख उसे भी थोड़ा मुस्कुराने के लिए कहता है। आखिरकार सब ठीक जो हो गया था। हमें पहले अमरीश को नीचे पुलिस के पास ले जाना होगा, बबीता चिंतित सी आवाज में कहती है। बेशक, रवि कड़क आवाज में बोलता हुआ अमरीश को चलने का इशारा करता है, जिसके बाद अमरीश नीचे की ओर बढ़ने लगता है और उसके पीछे अमरीश पर रिवॉल्वर ताने रवि चल रहा होता है। बबीता, जो कि बहुत चिंतित थी, शिखर के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है और पूछती है कि वो ठीक तो है। जिस पर शिखर हल्का सा मुस्कुराते हुए बबीता को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सब लोग नीचे जाते हैं। रवि बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा होता है और सामने एक पुलिस वाला अमरीश को पुलिस वैन में बिठा रहा होता है। अमरीश के साथ अंदर दबाए रखना।
और सबसे मुश्किल था अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखना। इस वक्त शिखर अपने दोस्तों से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वो जानता था कि इतना सब होने के बावजूद भी उसके दोस्त उसके लिए हर मुसीबत को झेलने के लिए खड़े रहे। और तो और रवि और बबीता से इतने शिखर के उखड़े बर्ताव के बावजूद उन्होंने आखिर में अपनी जान पर खेलकर शिखर की जान बचाई थी। यहां तक कि आज शिखर के मां बाप का कातिल सलाखों के पीछे था तो उसका सारा श्रेय भी रवि, बबीता और दिनेश को ही जाता था। शिखर यह सोचकर शर्मिंदा था कि इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी वो सब कुछ अकेला ही करना चाहता था। शिखर अंदर अंदर घुट रहा था। उसके विचार उस पर हावी हो रहे थे। शिखर, तुम अब भी बात नहीं करोगे हमसे? बबीता ने हल्की और जज्बात भरी आवाज में शिखर से कहा। कुछ देर खामोशी में डूबे रहने के बाद शिखर खड़ा हुआ और एक लंबी आह भरी। कहना तो बहुत कुछ है पर शायद समझ नहीं आ रहा किस मुंह से कहूं। शिखर की आवाज में दर्द था। शिखर की यह बात सुनकर सबकी नजर अब शिखर पर आ गई थी। दिनेश, जो बियर हाथ में लिए इधर उधर टहल रहा था, रवि और बबीता के साथ आकर बैठ गया और कान गड़ाकर शिखर की बात सुनने लगा। आज मेरे मां बाप का कातिल सलाखों के पीछे है और मुझे बहुत खुश होना चाहिए और मैं हूं भी, पर इस खुशी के साथ साथ मुझे बहुत सी बातों का दुख और शर्मिंदगी भी है। शिखर की आंखें लगभग भर आई थी। शिखर ने आगे बताया कि उसके पास अल्फाज भी नहीं थे ये जाहिर करने के लिए कि वो कितना शुक्रगुजार था कि रवि, बबीता और दिनेश उसके दोस्त थे। शिखर उन्हें बताता है कि वो उन सबसे दूरी बनाए रखना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को भी चोट पहुंचे, पर उसने इस बात का एहसास किया है कि वो कितना गलत था। शायद अगर वो शुरू से ही उनका साथ लेकर चलता तो इतनी मुश्किलें कभी नहीं आती। शिखर रवि और बबीता से माफी मांगता है और कहता है कि वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, पर उन लोगों ने एक सच्चे दोस्त होने का पूरा कर्तव्य निभाया था। शिखर ये कहकर अब अपने आंसू नहीं रोक पाता। उसे देखकर बबीता की आंखें भीग गई थी। शिखर, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत कहो। बबीता खुद को रोक नहीं पाई। बबीता, रवि, आज तुमने जो बहादुरी दिखाई है, मेरे माँ बाप जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे कि मेरी जिंदगी में मुझे इतने अच्छे दोस्त और इतने अच्छे साथी मिले हैं। ये देखकर किसी ने खूब कहा है कि भगवान जब किसी से कोई चीज छीन लेता है तो उसके बदले उसे कोई एक अनोखी चीज जरूर देता है। आज तक मैं किस्मत को कोसता रहा कि मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया गया, पर आज मुझे समझ आया कि मुझे इतने भरोसेमंद और इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। रवि, दिनेश और बबीता तीनों जज्बातों में घुल गए थे। शिखर के बोले हुए सभी अल्फाज उनके कानों में संगीत की तरह बज रहे थे। वो सब शिखर की बहुत चिंता करते थे। उसके हमेशा हर मुसीबत के सामने दीवार बनकर खड़े थे और शिखर का ये सब कहना उन सब के लिए जिंदगी भर की दौलत से कम नहीं था। शिखर, तुम शायद किसी को भूल रहे हो। दिनेश, जो चुपचाप बैठा शिखर की सारी बात सुन रहा था, मुस्कुराता हुआ बोला। शिखर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर दिनेश किसकी बात कर रहा है। दिनेश मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, शुभचिंतक। शिखर पर मानो कोई बिजली आ गिरी हो। वो कैसे भूल सकता था कि इन सब के बीच उसने शुभचिंतक की बातों और चिंता को भी नजरअंदाज कर दिया था। हाँ शिखर, अमरीश का पकड़े जाना, उसका फांडा फूटना, सभी न्यूज चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चलाना, बबीता रवि का वक्त पर पहुंचना, ये सब शुभचिंतक का ही प्लान किया हुआ था। उसके बिना मैं और तुम इस वक्त शायद जिंदा ना होते। शिखर ये सुनकर और भी शर्मिंदा हो गया था। उसने नजरें झुकाकर अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। वो शख्स जिसने शिखर के लिए इतना कुछ किया, उसको इस मुकाम पर लेकर आया और तो और उसके माँ बाप के कातिल को पकड़ने में इतना बड़ा योगदान दिया, शिखर ने उन्हें ही नजरअंदाज कर दिया। शिखर सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो शुभचिंतक से नजरें कैसे मिलाएगा। उसे अपने शुभचिंतक पर किए व्यवहार पर शर्म आ रही थी। बबीता कहीं न कहीं समझ गई थी कि शिखर के दिल पर क्या गुजर रही है और वो क्या सोच रहा है। बबीता शिखर के पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। तुम्हें शुभचिंतक से मिलकर आना चाहिए शिखर, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बबीता ने शिखर की आंखों में देखते हुए कहा।
शिखर शुभचिंतक से मिलना तो चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि वो किस मुंह से शुभचिंतक के सामने जाए। इन सब के बाद क्या सच में शुभचिंतक उसे माफ कर पाएगा? जो भी हो, शिखर जानता था कि उसे शुभचिंतक से तो मिलना ही था। शिखर की फ्लाइट टापू पर लैंड होती है। शिखर शुभचिंतक के आश्रम की ओर बढ़ता है। मन ही मन शिखर के अंदर डर भी था कि आखिर वो शुभचिंतक से नजरें कैसे मिलाएगा। शिखर को आता देख आश्रम के बाहर पहरा दे रहा गार्ड शिखर को नमस्कार करता है और दरवाजा खोलता है। शिखर अंदर दाखिल होते ही देखता है तो सामने ही शुभचिंतक खड़ा होता है। हमेशा की तरह शुभचिंतक के चेहरे पर एक मुस्कान होती है, ऐसी मुस्कान और चेहरे पर तेज जो सभी चिंताओं को दूर कर दे। शिखर भी शुभचिंतक को देख कुछ ऐसा ही महसूस करता है। सहमा और चिंता में डूबा हुआ शिखर शुभचिंतक को देख मुस्कुराने लगता है, मानो उसकी सब परेशानी हवा हो गई हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था शिखर, आओ बैठो, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। शुभचिंतक सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला। तुम्हें भूख भी लगी होगी शिखर, सफर भी लंबा था, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाता हूं। यह कहकर शुभचिंतक ने नौकर को नाश्ता लगाने के लिए कहा। शिखर कुछ ना बोला और आखिर कहता भी क्या। वो शांत बैठा रहा, अपनी सोच में डूबा कि आखिर बात शुरू भी कहां से करे। शुभचिंतक समझ गया था कि शिखर किस चिंता में डूबा हुआ है। तो बताओगे नहीं शिखर, इस बार तुमने क्या सीखा? शुभचिंतक की बात सुनकर शिखर एकदम सहम गया। उसने शुभचिंतक की ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। शिखर जानता था कि शुभचिंतक क्या सुनना चाहते थे। मैंने सीखा कि चाहे जितनी भी सक्षम क्यों ना हो, हमारी सफलता तय करती है सही लोगों का साथ और दोस्ती ही। शुभचिंतक शिखर की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शिखर को बताया कि हमेशा की तरह शिखर ने शुभचिंतक को निराश नहीं किया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि जो भी आज शिखर के पास था, जिस भी मुकाम पर वो था, वो उसका असली हकदार था। शिखर ने शुभचिंतक की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर बोला, ऐसा नहीं है शुभचिंतक, शायद ये आपके बिना बिल्कुल भी मुमकिन ना होता। पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर आपने फिर भी इतनी मदद की। अगर आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। आप जानते हैं शुभचिंतक, चाचा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, उनके जाने के बाद मैं खुद को अनाथ समझने लगा था, पर शायद आपके होने से मुझे वो स्नेह मिला जो एक पिता करता है अपने बेटे से। शिखर की बात से शुभचिंतक के जज्बात भर आए। उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। शुभचिंतक को शिखर में अपना बेटा दिख रहा था। वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। शुभचिंतक की आंखों में आंसू देख शिखर की आंखें भी नम होने लगी थी। दोनों बिना कुछ कहे एक टक एक दूसरे को देखते रहते। इसके बाद शिखर शुभचिंतक को एक एक डिटेल के साथ पूरी बात बताता है जो भी गोवा में हुआ। हालांकि शुभचिंतक पहले से बहुत कुछ जानता था, पर फिर भी शिखर के मुंह से सारी बातें सुनते हुए शुभचिंतक को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों खाना खाते हुए खूब बातचीत करते हैं। कुछ देर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद शिखर शुभचिंतक से जाने की इजाजत मांगता है। आश्रम से निकलने के बाद फ्लाइट में बैठा शिखर आखिरकार दिल से खुशी महसूस कर रहा था। तभी शुभचिंतक का एसएमएस आता है, जिसे देखकर शिखर दंग रह जाता है। आखिर क्या था उस एसएमएस में ऐसा? अमरीश को हराकर अपने मां बाप का बदला लेने के बाद क्या होगा शिखर का अगला कदम? जानने के लिए